लव जिहाद की बात हो और काजल जी हमारे साथ है तो उन्हीं से शुरू करते हैं कि काजल जी आप तो इसके लिए पूरे गुजरात में और देश में भी भ्रमण करती है। कई लोग इस वक्त लाइव में इस सभागार के साथ साथ लाइव में भी देख रहे हैं देश विदेश में। अब गुजरात की समस्या को कैसे लोगों के सामने रखें? लव जिहाद पर तो मैं बात करूंगी, लेकिन भाई आपने जब शुरुआत करी थी तो आपने कहा था कि हम अब भारत की 1 इंच भी भूमि इनको नहीं देंगे, 1 सेंटीमीटर भी नहीं देंगे। तो मैं उस पे 4 पंक्तियों में आपको हमारा जो संघर्ष है और हम जो युवा पीढ़ी चाहती है कि हम भारत का वो गलती नहीं दोहराएंगे जो हमारे पूर्वजों ने 47 में दोहरा दी थी कि अपना मान नहीं देंगे, अपनी पहचान नहीं देंगे, अपने भारत की उंगल भर भी भूमि दान नहीं देंगे और भारत माँ के टुकड़े कर दे अब वो विधर्मी बचे नहीं और हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं देंगे। और लव जिहाद, अवैध कब्जा, इन दोनों का ये बहुत बड़े लेवल पर षड्यंत्र चल रहा है। इसका कनेक्शन आतंकवाद से है, इसका कनेक्शन आतंकवादियों को पालना पोसना, उनको लीगल हेल्प करना, उनको तैयार करना, उनकी ट्रेनिंग करना, ये सब यहीं से जाता है। और ये सब होता कैसे है? हमें घर पर अगर कुछ 5-10 थोड़ा सा रिनोवेशन कराना होता है तो 5-10-25 हजार तो यूं चले जाते हैं। आप सोचो ये इतनी अवैध मज़ारे और दरगाह और मस्जिदें बना रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे संघर्ष कर रही हूँ 2.5 वर्ष से मणि मंदिर मोरबी का, जो कि भव्य और ऐतिहासिक धरोहर है, आप देखो 3 माले की दरगाह बना दी और पूरा मंदिर पचा लिया। और मंदिर को जब आप खिड़की खोलते हो तो मंदिर की खिड़की सीधी अंदर दरगाह में खुलती है। अब ये 3 माले की इतनी भव्य दरगाह जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए, वो पैसा कहां से आया? कैसे भारत को तोड़ने के विदेशी षड्यंत्र चल रहे हैं और भारत में ही बैठे इनके गुर्ग इनको समर्थन दे रहे हैं। फिर चाहे इनको पॉलिटिकल समर्थन मिल रहा हो या सोशल समर्थन मिल रहा हो, एनजीओ के माध्यम से मिल रहा हो, और वो पूरा पैसा इन्हीं काम में लगाया जाता है। उसी तरह से हमारी हिंदुओं की बेटियों के भाव लगे हुए, जैसे स्वामी जी ने कहा था 5 लाख से 10 लाख 12 लाख 15 लाख तक के हिंदू की बच्चियों के भाव है। और जैसे केरला का हादिया वाला केस था, वो हादिया को कैसे आईसिस को सौंप दिया गया था और वहां से उस लड़की को हम बचा के कैसे लाए, वो सबके सामने है। और हमारी बेटियां जब ये उठा के ले जाते हैं, उसके बाद उस बेटियों का क्या होता है? उन बेटियों को बेच दिया जाता है दुबई में, बांग्लादेश में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो लड़कियां चली जाती है, उनको सेक्स रैकेट में धकेल दिया जाता है। इसलिए ये चिंता हर एक परिवार को करनी पड़ेगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाजू में दर्जी की बेटी है, मैं क्यों चिंता करूं? बाजू में चौधरी की बेटी है, मैं क्यों चिंता करूं? बाजू में ब्राह्मण है, जाट है, मराठा है, राजपूत है, गढ़वी है, दरबार, हम जातिवाद में ही उलझे रहे। पर उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब बाजू में आग लगी है तो वो हमारे घर भी आएगी। और आज एक ऐसा कुटुंब, मैं परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, कुटुंब की बात कर रही हूँ, ऐसा एक कुटुंब नहीं है कि जिसके जान पहचान में कोई लड़की विधर्मी के घर नहीं गई हो। बता दो, गई है। पर समस्या आने से पहले इसको समाप्त कैसे करना है, उसके लिए मैं आज बहनों से भी चर्चा कर रही थी हमारे यहाँ पे कि आप स्कूल तक पहुंचो, घर घर तक पहुंचो, समाज में पहुंचो, यूनिवर्सिटी में पहुंचो और 12-13 वर्ष से लेके कॉलेज तक की बच्चियों को इतना सशक्त कराओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं चलेगा अब काम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाओ, ये भी साथ में लेके हमें चलना पड़ेगा, तब जाके ये समस्या खत्म होगी। तो लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे 4-5 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, वैसे ही गुजरात में बना था। और गुजरात में जो लव जिहाद का कानून धर्मांतरण का बना था, उसमें एक क्लॉज था। वो क्लॉज ये था कि अगर विधर्मी लड़की को लेके जाता है और लड़की अपनी मर्जी से जाती है तो वो जो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो शादी होगी उसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर बहुत जरूरी है, या फिर जो लड़की का ब्लड रिलेशन है, या फिर उसमें से कोई भी आपत्ति उठा सकता है तो भी वो मैरिज नहीं गिनी जाएगी। यही जो लव जिहाद की 3, 4, 5 और 6 की कलम थी, इस पे हाई कोर्ट ने स्टे लगाया और जो हमारे गुजरात की गवर्नमेंट है वो अब सुप्रीम कोर्ट गई है। पर होता क्या है ना कि हम कानून के दावपेच तक हम क्यों वेट करें, जब हमें अपने ही संस्कार की जड़ इतनी मजबूत बनानी चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाओ। वो भी काम जब हम करेंगे तब ये लव जिहाद की जो बीमारी है वो जड़ से खत्म होगी। मैं आपको है ना, बेट द्वारका पर मेरा अभी कार्य चालू है, ऑनगोइंग है और हम उसमें कर रहे हैं और हमने फाइल भी रेडी करी है।
मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी कि बेट द्वारका कैसे पूरा बेट शरीफ बना है, और शॉर्ट में बताऊंगी कि वहाँ के लोकल मुस्लिम्स एसोसिएशन ने इंटरनेशनल मुस्लिम एसोसिएशन को पत्र लिखा कि आप इसको बेट शरीफ का दर्जा दीजिए। और अभी कुछ महीनों पहले ही सऊदी से उनका एक मौलाना और बाकी के जो अधिकारी थे वो निरीक्षण करने बेट में आए थे। जब आप पहले तो है ना कॉन्सेप्ट समझिए, दरगाह अलग होती है, मस्जिद अलग होती है। दरगाह व्यक्ति विशेष पे होती है, मस्जिद उनके भगवान की ही होती है। तो वहां पे जब शरीफ का दर्जा तब मिलता है जब आप उस पे 100 से ज्यादा दरगाहें हो जाती है। जब अगर बेट द्वारका बेट शरीफ बन जाएगा, अभी 100 नहीं हुई है, कुछ एक आंकड़े कम है इसलिए वो काम अटका हुआ है। आप सोचिएगा, समझिएगा कि जैसे अजमेर शरीफ बन गया इसलिए दुनिया भर के मुसलमान वहां जा रहे हैं, कब्जा कर लिया है और वहां पर बहुत बड़ा आतंकी अड्डा बन चुका है अजमेर। उसी तरह से जिस दिन बेट द्वारका को बेट शरीफ का दर्जा मिलेगा तो आप गुजरातियों सोच लेना कि बहुत बड़ी क्रॉस लगने वाली है आपके अपने प्रवास पर, अपने भगवान के मंदिर जाने के लिए, और वहां पे सिर्फ जिहादी जालीदार टोपी में दिखेंगे। और आपका जो कृष्ण भगवान, आज हम जय श्री कृष्ण तो करते हैं पर अपनी कृष्ण नगरी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं। तो हम उसी कृष्ण नगरी में जाने के लिए मुझे लगता है कि 10-1 वर्षों में तो आपको लिटरली वीजा लेना पड़ेगा। एक और बात मैं कहती हूँ कि अभी आप बहुत से लोगों ने प्रश्न करा, भाई मेरा भी प्रश्न आपसे ये है, भले मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन कि हम लोग ने बहुत प्रयत्न करे, बहुत हिंदू संगठन बहुत लड़ रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, फाइलें तैयार करते हैं, एक छोटी टेबल क्लर्क की, 2nd क्लास ऑफिसर की टेबल से लेके सीएम तक धक्कों पे धक्के खा रहे हैं, पेट्रोल इतना खर्च कर रहे हैं, जूते अपने घिस रहे हैं, मगर कार्य नहीं हो रहा है। मेरे आंखों देखा, मैं आपको बात बताती हूँ कि रेवेन्यू मिनिस्टर की और आरएनबी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की 2nd क्लास ऑफिसर नहीं सुनता है। वो मेरे सामने फोन पे ऑर्डर देता है कि ये अवैध दरगाह पर एक्शन लो, वो एक्शन नहीं लेता। और यही राजकोट में चीफ इंजीनियर बैठा है, वो मणि मंदिर मोरबी का, वो चीफ इंजीनियर लैंड ग्रैबिंग का मुकदमा दाखिल करने से डर रहा है और वो मंत्रियों की भी नहीं सुन रहा है। अब आप बताओ इसमें किसको हम दोष दें? तो प्रॉब्लम यह है कि अभी जितनी संख्या यहाँ बैठी है, क्या उतनी संख्या मेरे साथ अभी इसी वक्त, आज की रात ही, अमावस की पूरी रात मेरे साथ धरना देने के लिए तैयार है? मोरबी चलोगे? अभी मैं सबसे आगे चलूंगी, पूरी रात धरना देने को तैयार हो। देखिए आप है ना, सब चीजें सरकारों पे नहीं छोड़ सकते हैं। हिंदू जब तक एकत्रित होकर हिंदू आंदोलन नहीं करेगा और हिंदू अपनी संख्या अपने आंदोलन में नहीं दिखाएगा, तब तक तो माँ भी उस बच्चे की नहीं सुनती जो रोता नहीं है, तब जाके माँ उसको दूध पिलाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके बिना चिल्लाए ये बहरे लोग आपकी सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। इसलिए एकत्रित होकर सामूहिक आंदोलन करो और उसको जनता का मुद्दा बनाओ, पार्टी का मुद्दा मत बनाओ, पक्ष का मुद्दा मत बनाओ, जाति का मुद्दा मत बनाओ, जनता का मुद्दा बनाओ और हिंदू समाज का मुद्दा बनाओ।